जल संरक्षण, जल संसाधन, जैविक संसाधन, जीव मंडल किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम आदि इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाता है, क्योंकि पीने योग्य जल पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अतः इसे संरक्षित करने हेतु कई उपाय किए जाते हैं। विश्व जल दिवस मनाना उन उपायों में से एक उपाय है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य थीम था वैल्यूइंग वाटर। ध्यातव्य है कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन UNCED की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी तत्वाधान में 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 में UN वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जल संसाधनों, सफाई व जल से संबंधित आपदाओं के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस का मुख्य थीम या विषय था वैल्यूइंग वाटर। जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी योगदान है। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। वर्ष 2001 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, विश्व जल संरक्षण दिवस, जबकि विश्व जल दिवस होना चाहिए था, मनाया जाता है 22 मार्च को, ऑप्शन बी, लेकिन वहाँ पे संरक्षण लिखा है, शायद इसलिए यहाँ पे स्टार है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन UNCED की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी तत्वाधान में 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 से UN वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जल संसाधनों, सफाई व जल से संबंधित आपदाओं के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय है वैल्यूइंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो ये है शुद्ध जल। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और मछली जैविक संसाधन है, लेकिन शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए, जैविक संसाधन जीव मंडल किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो हमने पढ़ा था राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, राजेंद्र सिंह को भारत में जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। वर्ष 2001 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया। इस प्रश्न पत्र के अंग्रेजी संस्करण में इस प्रश्न के विकल्प बी में राजेंद्र सिंह की जगह राजेंद्र चौधरी दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ध्यातव्य है कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इस आंदोलन में आंदोलनकर्ताओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया, जबकि डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ हैं। जम्मू कश्मीर में उनके नाम से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। ऑर्निथोलॉजिस्ट, जिसे कहते हैं पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ। जल प्रदूषण एवं रोकथाम। आधुनिक युग में जल प्रदूषण एक विकट समस्या है। जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है, जैसे पहला, ताप तथा अन्य भौतिक कारक द्वारा
दूसरा पराबैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा। तीसरा रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके जैसे ओजोन, आयोडीन और एवं क्लोरीन के यौगिकों द्वारा। क्लोरामीन NH2Cl तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 भी जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस तथा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि क्लोरीन गैस जल शोधन के प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण के द्वारा भी जल का शोधन किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन जैसे क्लोरीन के प्रयोग से जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है। यूवी किरणों के प्रयोग से जल के स्वाद, महक और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यातव्य है कि कोलकाता में पेयजल में संख्या यानी आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बोतल वाले पानी होते हैं, शुद्ध मिनरल वाटर की बोतलों की पैकिंग में अपनाई गई प्रक्रिया। एक बार इसे देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहला है अशुद्ध जल टैंक में होता है, फिर वहाँ पे फिटकरी द्वारा उनका स्कंदन किया जाता है। इसमें क्या होता है, भारी धातुएं व अघुलनशील पदार्थ पृथक हो जाते हैं। फिर 1 घंटे के पश्चात क्लोरीनेशन टैंक, यहाँ पे प्राथमिक डिसइंफेक्शन, प्राइमरी डिसइंफेक्शन, प्राथमिक विसंक्रमण, यहाँ पे क्लोरीन गैस के बुलबुले बनते हैं। और उसके बाद होता है सैंड और बालू का फिल्टर, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अघुलित अशुद्धियों का पृथक्कीकरण कर दिया जाता है। फिर आता है कार्बन फिल्टर, रंग व बदबू को दूर करने हेतु यहाँ पे कार्बन फिल्टर जो होता है रंग और बदबू को दूर करता है। यहाँ पे क्लोरीनीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद माइक्रोफिल्टर आता है और उसके बाद आता है यूवी डिसइंफेक्शन, अल्ट्रावायलेट विसंक्रमण, और उसके बाद होता है पानी की बोतलों में पैकिंग, यानी कि यूवी डिसइंफेक्शन के बाद पानी हो जाता है शुद्ध और उसके बाद उनको बोतलों में पैक कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों की जल संबंधी ज़रूरतें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से पूरी की जा सकती हैं। इससे जल का संरक्षण तो संभव होगा ही, साथ में अपशिष्ट जल को प्रयोग में भी लाया जा सकेगा। अपशिष्ट जल के प्रबंधन में राष्ट्रीय जल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही राष्ट्रीय जल मिशन के तहत ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, उनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सके। ध्यातव्य है कि नदियों को जोड़ने की योजना राष्ट्रीय जल मिशन में शामिल नहीं है। साथ ही सरकार द्वारा भौम जल निकालने के लिए किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान करना भी इसमें शामिल नहीं है। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय जल मिशन इसी कार्य योजना का एक भाग है। यह मिशन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। इससे जल संरक्षण, जल के न्याय संगत वितरण तथा जल के अपव्यय को कम से कम करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय जल मिशन 5 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रणनीति बनाने पर बल देगा। तो ये राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख लक्ष्य जो हैं वो इस तरीके से दर्शाए गए हैं। पहला, बेसिन स्तरीय समेकित जल प्रबंधन, पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधार, जल संरक्षण संवर्धन हेतु नागरिकों व राज्य कार्यवाही को बढ़ावा देना, अति दोहित क्षेत्रों पर ध्यान, जल उपयोग कुशलता में 20% की बढ़ोतरी। आगे देखते हैं। ये था राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख लक्ष्य। यह मिशन राष्ट्रीय जल नीति के प्रावधानों का ध्यान रखेगा और विभिन्न पात्रता और मूल्य के साथ नियामक तंत्रों के माध्यम से जल उपयोग कुशलता 20% तक बढ़ाकर जल के अनुकूलतम प्रयोग हेतु एक ढांचा तैयार करेगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया। इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। यह 2023 के पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जल अधिनियम कब
आया था, तो ये 1974 में आया था और इसका संशोधन 1988 में किया गया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट वर्ष 1977 में लागू किया गया था। आरंभ में यह अधिनियम तत्कालिक जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में लागू नहीं था, किंतु वर्तमान में यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। बालू खनन से नदियों का तंत्र प्रभावित होता है तथा इससे नदियों की खाद्य श्रृंखला नष्ट होती है। सैंड पंपों के कारण नदी की जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। बालू खनन से नदियों का प्रवाह पथ प्रभावित होता है। इससे भू कटाव बढ़ने से भूस्खलन जैसी आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। नदियों में रेत खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर बुरी तरह प्रभावित होता है। साथ ही भूजल प्रदूषित होता है। प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में बालू की बड़ी भूमिका होती है। बालू खनन के कारण नदियों की स्वतः जल को साफ कर सकने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रश्न कोश और पहला प्रश्न, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है क्लोरीन, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि क्लोरीन गैस जल शोधन के प्राथमिक चरणों में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाता है तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। हाँ, सही है। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल का प्रयोग लायक बना सकेगी। यह भी सही है। हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। गलत है। सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाएगी मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। तो पहला और दूसरा ही केवल सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार इसका। शहरी क्षेत्रों की जल संबंधी जरूरतें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से पूरी की जा सकती हैं। इससे जल का संरक्षण तो संभव होगा ही, साथ में अपशिष्ट जल को प्रयोग में भी लाया जा सकेगा। अपशिष्ट जल के प्रबंधन में राष्ट्रीय जल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही राष्ट्रीय जल मिशन के तहत ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, उनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्र जल को प्रयोग लायक बना सके। नदियों को जोड़ने की योजना राष्ट्रीय जल मिशन में शामिल नहीं है। साथ ही सरकार द्वारा भौम जल निकालने के लिए किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान करना भी इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत 36% के जिलों को अतिशोषित, ओवर एक्सप्लॉयटेड तथा संकटपूर्ण क्रिटिकल वर्गीकृत किया है। CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। सही है। पॉइंट नंबर 3, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 2017 में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूजल से संबंधित जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर के कुल 6,881 असेसमेंट यूनिट्स ब्लॉक, मंडल, तालुका, विकास खंड में विभिन्न राज्यों लगभग 17% में 1186 यूनिट्स को अतिशोषित, ओवर एक्सप्लॉयटेड बताया है। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 ब्रैकेट में 3 के हुई, अतः कथन 2 सही है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अनुसार भारत में कृषि सिंचाई में भूजल का सहयोग कंट्रीब्यूशन लगभग 62% है, जो कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है, अतः कथन 3 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन बी 1974। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया। इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था।
यह एमपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है और ये यूपीपीसीएस 2023 का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था 1977 में, ऑप्शन सी। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट वर्ष 1977 में लागू किया गया। वर्तमान में यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। क्वेश्चन नंबर 6, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है कोलकाता में, ऑप्शन सी। प्रश्नगत विकल्पों में कोलकाता में पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 7, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? पहला, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है, सही है। यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है, कि केवल अल्ट्रावायलेट के बारे में पूछा है तो ये सही नहीं है। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है और अविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है, तो ऑप्शन ए केवल सही है। ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन जैसे क्लोरीन के प्रयोग से जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है। यूवी किरणों के प्रयोग से जल के स्वाद, महक और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ओजोन, क्लोरेमीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड, तीनों के तीनों, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन, जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है, जैसे ताप, अन्य भौतिक कारणों द्वारा, दूसरा पराबैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, तीसरा रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके जैसे ओजोन, आयोडीन, क्लोरीन के यौगिकों द्वारा, क्लोरेमीन NH2Cl तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 भी जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन को संभावित परिणाम हो सकते हैं? नदी तल की लवणता में कमी नहीं, भौम जल का प्रदूषण, भौम जल का नीचे चले जाना, ऑप्शन बी 2 और 3 सही हैं। एक्सप्लेनेशन, बालू खनन से नदियों का तंत्र प्रभावित होता है तथा इससे नदियों की खाद्य श्रृंखला नष्ट होती है। सैंड पंपों के कारण नदी की जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। बालू खनन से नदियों का प्रवाह पथ प्रभावित होता है। इससे भूकटाव बढ़ने से भूस्खलन जैसी आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। नदियों में रेत खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर बुरी तरह प्रभावित होता है, साथ ही भूजल प्रदूषित होता है। प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में बालू की बड़ी भूमिका होती है। बालू खनन के कारण नदियों की स्वतः जल को साफ कर सकने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जल संरक्षण, जल संरक्षण की आवश्यकता केवल मनुष्यों को ही नहीं पड़ती है। वातावरण में अनुकूलन हेतु पौधे भी जल संरक्षण की प्रक्रिया अपनाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्राय कांटों में बदल जाती हैं। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे असंख्य छिद्र रंध्र होते हैं जो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा को धीरे धीरे वातावरण में छोड़ते रहते हैं। यदि पत्तियां कांटों में नहीं बदलती हैं तो वो रंध्र पत्ती के नीचे की सतह पर बहुत अंदर की ओर चले जाते हैं ताकि जल हानि न हो सके। रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां पतली, मोमी उपत्वचा और रेजिन सतह वाली होती हैं। बहुत अधिक संख्या में कांटेदार सतह वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक होती हैं। पत्तियों पर बाल जैसे रेशे हवा की हलचल और सूर्य की गर्मी से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में कमी करते हैं। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे छोटे और मुड़ी हुई पत्तियों वाले होते हैं, जिससे सतही क्षेत्रफल कम होने से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि कम होती है। पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में झीलों व नदियों में पाया जाता है। इनसे प्राप्त जल मानव सभ्यता व जीव जंतुओं के लिए उपयोगी होता है, अतः इनके जल का संरक्षण भी अति आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2001 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी।
31 दिसंबर 2009 तक इस परियोजना में 14 राज्यों की कुल 58 झीलों के संरक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें भीमताल और ऊटी शामिल हैं। इन दोनों में ऊटी इस परियोजना के प्रारंभिक चरण से ही शामिल थी, अतः स्पष्ट है कि हाल ही में इसमें भीमताल झील को शामिल किया गया है। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर नई राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत मार्च 2021 तक की अद्यतन स्थिति के अनुसार निम्न प्रमुख झीलों को भी शामिल किया गया है। झील और संबंधित स्थल व उनके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। डल झील श्रीनगर जम्मू व कश्मीर। चन्नापटना झील हासन जो कि कर्नाटक में है। बेलांदूर झील बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, तो हासन और बेंगलुरु दोनों कर्नाटक में है, चन्नापटना और बेलांदूर झील। नेक्स्ट है सागर रानी तालाब शिवपुरी झील मध्य प्रदेश में है। पोवई झील सिद्धेश्वर कोराड़ी ये महाराष्ट्र में है। पुष्कर झील आना सागर झील अजमेर में है जो कि राजस्थान में है। पिछौला झील फतेह सागर झील उदयपुर में है जो कि राजस्थान में है। नक्की झील माउंट आबू पे है और यहाँ ये भी राजस्थान में है। ऊटी कोडई कनाल तमिलनाडु में है। भीमताल खुरपाताल नैनीताल और नौकुचिया ताल उत्तराखंड में है। मानसी गंगा झील गोवर्धन उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर ये भी उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मी ताल झांसी ये भी उत्तर प्रदेश में है। वेली अक्कुलम तिरुवनंतपुरम केरल में है। केरल में है। ट्विन झील नागालैंड में है। बिंदु सागर झील उड़ीसा में है। लक्ष्मी नारायण बारी झील त्रिपुरा में है। रविंद्र सरोवर कोलकाता में है जो कि पश्चिम बंगाल में। मिरिक झील दार्जिलिंग में है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। और आगे मोती झील जो कि बिहार में है। झीलों में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान NLCP के तहत चुनी हुई शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली जलमग्न भूमियाँ इन झीलों की हैं। भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिछौला राजस्थान। उड़ीसा की चिल्का झील इसमें सम्मिलित नहीं है। ध्यातव्य है कि NLCP के अंतर्गत उड़ीसा की बिंदु सागर झील शामिल है। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं? कठोर और मोमी पर्ण, ये ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है, पहला कथन। आगे देखते हैं लघु पर्ण तथा पर्ण अथवा पर्णहीनता, ये भी सही है। पर्ण की जगह कांटे होते हैं, ये भी सही है। तीनों के तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन होगा डी जहाँ पे तीनों पॉइंट्स सही हैं। एक्सप्लेनेशन, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्राय कांटों में बदल जाती हैं। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे असंख्य छिद्र रंध्र होते हैं जो पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा को धीरे धीरे वातावरण में छोड़ते रहते हैं। यदि पत्तियां कांटों में नहीं बदलती हैं तो रंध्र पत्ती के नीचे की सतह पर बहुत अंदर की ओर चले जाते हैं ताकि जल हानि न हो सके। रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां पतली, मोमी, उपत्वचा और रेजिन सतह वाली होती हैं। बहुत अधिक संख्या में कांटेदार सतह वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक होती हैं। पत्तियों पर बाल जैसे रेशे हवा की हलचल और सूर्य की गर्मी से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में कमी करते हैं। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे छोटे और मुड़ी हुई पत्तियों वाले होते हैं, जिससे सतही क्षेत्रफल कम होने से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़ में, उड़ीसा ये नहीं है, पिछौला राजस्थान। 1, 2, 4 ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 4 ऑप्शन डी में है, तो यही उसका उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन, प्रश्नगत झीलों में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण
योजना नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान NLCP के तहत चुनी गई शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली जलमग्न भूमियां इन झीलों की हैं। भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिछौला राजस्थान, उड़ीसा की चिल्का झील इसमें सम्मिलित नहीं है। ध्यातव्य है कि NLCP के अंतर्गत उड़ीसा की बिंदु सागर झील शामिल है। बिंदु सागर झील शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो यह है भीमताल झील, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2001 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी। 31 दिसंबर 2009 तक इस परियोजना में 14 राज्यों की कुल 58 झीलों के संरक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें प्रश्न में दी गई झीलों में से भीमताल और ऊटी शामिल है। इन दोनों में ऊटी उस परियोजना के प्रारंभिक चरण से ही शामिल थी, अतः स्पष्ट है कि हाल ही में इसमें भीमताल झील को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत सर्वाधिक संरक्षित झीलें कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार कुछ प्रमुख झीलें निम्नवत हैं। तो यहाँ पे झीलें हैं और संबंधित स्थल उनके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर, चन्ना पटना झील हासन कर्नाटक में, सागर रानी तालाब और शिवपुरी झील मध्य प्रदेश में, पोवई झील महाराष्ट्र में, पुष्कर झील जो है अजमेर में जो कि राजस्थान में है, पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में, नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में, ऊटी कोडाईकनाल झील तमिलनाडु में है। और आगे है भीमताल झील और खुरपाताल झील, नैनीताल झील, ये सब उत्तराखंड में है। मानसी गंगा झील गोवर्धन, ये उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ ताल झील गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मी ताल झील झांसी उत्तर प्रदेश में है। गंगा संरक्षण, गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में वर्ष 1985 में किया गया था। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यातव्य है कि NRCA का उद्देश्य प्रदूषित नदियों के किनारे वाले विभिन्न शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के जरिए नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। पहला, खुले नालों से नदियों में आ रहे कचरे को रोकने के लिए मल व्यवस्था प्रणाली बनाना। दूसरा, नदी किनारे शौच पर प्रतिबंध। तीसरा, नदी तट व स्नान घाटों का सुधार। चौथा, गंदे जल के शोधन के लिए संयंत्र लगाना। पांचवां, सहभागिता। छठवां, जागरूकता फैलाना इत्यादि। उल्लेखनीय है कि गंगा नदी को स्वच्छ करने में इन योजनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हो पाई है। गौरतलब है कि 4 नवंबर 2008 को केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। कब? 4 नवंबर 2008 को केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ गंगा के लिए 20 फरवरी 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2016 को गंगा नदी के गाद को हटाने के लिए गाइडलाइन बनाने हेतु माधव चिताले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन फरवरी 2009 में हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। इस प्राधिकरण का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। यह प्राधिकरण गंगा नदी के लिए योजना, वित्त निगरानी और नियामक के संदर्भ में कार्य करता है। इस प्राधिकरण का लक्ष्य वर्ष 2020 तक गंगा को उनमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिलाना था। तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में प्रस्तुत वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की थी और इस उद्देश्य के लिए 2037 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था। इसके अलावा गंगा के घाटों के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। यह सौंदर्यीकरण केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर,
इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, वाराणसी, पटना के घाटों पर कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करने का प्रावधान है। पहली गतिविधि, निर्मल धारा, नगर पालिका द्वारा सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना। निर्मल धारा, ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन। निर्मल धारा, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अविरल धारा इत्यादि। गंगा कार्य योजना प्रथम चरण 1985 में आरंभ हुआ था। यमुना कार्य योजना एक्शन प्लान तथा गोमती कार्य योजना गोमती एक्शन प्लान को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किया गया। यमुना कार्य योजना यमुना एक्शन प्लान का प्रथम चरण अप्रैल 1993 से वर्ष 2003 तक कार्यान्वित किया गया। यमुना कार्य योजना का द्वितीय चरण दिसंबर 2004 से प्रारंभ हुआ। ध्यातव्य है कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 7 मई 2016 से यमुना एक्शन प्लान 3 आरंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 11 से 13 मार्च 2016 के मध्य वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल के कारण यमुना और उसके आसपास की भूमि व पर्यावरण को हुई क्षति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT द्वारा शशि शेखर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस विश्व सांस्कृतिक उत्सव से भौतिक नुकसान के साथ साथ बड़े पैमाने पर जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह यमुना की स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ पे यमुना कार्य योजना के यमुना एक्शन प्लान के चरण दिए हुए हैं। पहला है गंगा कार्य योजना, प्रथम चरण 1985 में, द्वितीय चरण के तहत चरण अनुमोदन हुआ और यमुना एक्शन प्लान 1993 में आया, गोमती एक्शन प्लान के साथ में। आगे इसका प्रथम चरण 1993 में प्रारंभ हुआ, द्वितीय चरण 2004 में प्रारंभ हुआ और तृतीय चरण 2016 में प्रारंभ हुआ। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। गैंगेटिक डॉल्फिन उन 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन में से एक है जो पूरे विश्व में पाई जाती है। यह भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उससे जुड़ी नदियों में पाई जाती है। यह ज़्यादातर गहरे पानी में और नदियों के मिलान पर पाई जाती है। यह अपना प्राकृतिक वास मगरमच्छ, फ्रेश वाटर कछुओं और आर्द्र भूमि पक्षियों के साथ साथ साझा करती है। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड वर्ग में रखा है। IUCN के अनुसार इनकी वर्तमान संख्या लगभग 1200 से 1800 के मध्य बची हुई है। IUCN की रेड सूची के अनुसार घड़ियाल को गंभीर रूप से विलुप्त प्राय, क्रिटिकली इंडेंजर्ड तथा मगरमच्छ को अति संवेदनशील, नाजुक, वल्नरेबल दर्जा प्राप्त है और इनकी संख्या में तीव्र वृद्धि के कोई संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं। कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं। इसे बाई कैच कहते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका है। यह एक स्तनधारी मैमल है। वर्ष 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। उल्लेखनीय है कि 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो ये था 1985, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये था ऑप्शन डी 1985। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है नमामि गंगे, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में प्रस्तुत वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की थी। इस उद्देश्य के लिए 2037 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था। इसके अलावा गंगा के घाटों के सौंदर्यीकरण हेतु अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। यह सौंदर्यीकरण केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, अब प्रयागराज,
वाराणसी, पटना के घाटों पर कराए जाएंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है फरवरी 2009 में। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण NGRBA का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। इस प्राधिकरण का लक्ष्य वर्ष 2020 तक गंगा को उनमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज के जल से मुक्ति दिलाना था। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की गई है, तो ये था ऑप्शन सी 2009। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया। राज्य का मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हरास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? पहला, नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण। दूसरा, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। तीसरा, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों व अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, विकल्प 1, 3, 4 में दिए गए कारण गंगा डॉल्फिन की संख्या में निरंतर गिरावट के मुख्य कारण हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन उन 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन में से एक है जो पूरे विश्व में पाई जाती है। यह भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उससे जुड़ी नदियों में पाई जाती है। यह ज़्यादातर गहरे पानी में और नदियों के मिलान पर पाई जाती है। यह अपना प्राकृतिक वास मगरमच्छ, फ्रेश वाटर कछुओं और आर्द्र भूमि पक्षियों के साथ साझा करती है। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड वर्ग में रखा है। ध्यातव्य है कि कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है, इसे बाई कैच कहते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका। यह एक स्तनधारी मैमल है। वर्ष 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। उल्लेखनीय है कि 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। ऑप्शन सी। गंगा कार्य योजना प्रथम चरण वर्ष 1985 में आरंभ किया गया था। यमुना कार्य योजना, यमुना एक्शन प्लान तथा गोमती कार्य योजना, गोमती एक्शन प्लान को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किया गया। यमुना कार्य योजना का प्रथम चरण अप्रैल 1993 से 2003 तक कार्यान्वित किया गया। यमुना कार्य योजना का द्वितीय चरण दिसंबर 2004 से प्रारंभ हुआ। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 7 मई 2016 से यमुना एक्शन प्लान थर्ड आरंभ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA की प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। दूसरा, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा बहती है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही है। ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन फरवरी 2009 में हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे होकर गंगा बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। इस प्राधिकरण का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। यह प्राधिकरण गंगा नदी के लिए योजना, वित्त, निगरानी और नियामक के संदर्भ में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। ऑप्शन सी। स्वच्छ गंगा के लिए 20 फरवरी 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। 22 जुलाई 2016 को गंगा नदी के गाद को हटाने के लिए गाइडलाइन बनाने हेतु माधव चिताले की
अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।